हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका बुक में चैप्टर नंबर है 6, जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल से रिलेटेड ये फर्स्ट चैप्टर्स है। तो आपने सोचा होगा हमने 20 में से चैप्टर्स कैसे ले लिए। तो मैं आपको बता दें, जो हमने चैप्टर्स लिए थे, जैसे फर्स्ट जर्नल चैप्टर नंबर 9, वो हमारा प्रिंसिपल बुक्स था, यानी प्राइम बुक भी कहते हैं उसको। और सेकंड लिया था लेजर, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बुक थी। और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या लेजर के बैलेंसेस को चेक करने के लिए हमने टाइल के रूप में टाइल बैलेंस कराया। ये तीनों चैप्टर्स जो थे वो हमारे बेसिक सबसे फर्स्ट चैप्टर्स थे, यानी जर्नल, लेजर और टाइल। अब हम आपको जैसे बुक स्टार्ट करती है न्यूमेरिकल को फर्स्ट, यानी इस चैप्टर नंबर 6 से पहले जो भी हैं वो सभी थ्योरी के चैप्टर्स हैं, और चैप्टर नंबर 6 से हमारा न्यूमेरिकल का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो इसलिए अब हम आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग इंडेक्स से आपका स्टार्ट आगे भी कराएंगे, यानी अब इसके बाद जो भी चैप्टर्स नंबरिंग से आएंगे वही है। तो पहले जो हमने कराए थे वो एक बेसिक सबसे पिलर के रूप में चैप्टर्स थे, यानी प्रिंसिपल बुक्स के रूप में जर्नल, लेजर एक इम्पोर्टेंस बुक के रूप में, और लेजर के बैलेंसेस को चेक करने के लिए हमने ट्रायल बैलेंस कराया। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को आपके लिए लाए हैं चैप्टर्स नंबर 6 के रूप में। तो फर्स्ट आपको बताते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी शॉर्ट में हम आपसे कह सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का मीन्स असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा एक स्टेटमेंट की ओर जाना होगा, जिसे हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। इनिशियल यानी बैलेंस शीट जो एक स्टेटमेंट है जिसकी दो साइड होती हैं, फर्स्ट होती है लायबिलिटीज और सेकंड होती है असेट्स। ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। तो इससे हम अपना क्लियर करेंगे। और बैलेंस शीट में दो साइड होती है और बोथ साइड इक्वल होती है। तो हम बैलेंस शीट का आपको एक वर्क कराते हैं। एक सिंपल बैलेंस शीट के रूप में आपको पहले फॉर्मेट के रूप में वर्क करा लें। ये एंड ऑफ द ईयर रुपया ठीक है, इसकी बोथ साइड टू साइड होती हैं, एक लायबिलिटीज दूसरी असेट्स। इसके हमने दोनों साइड के कोई आइटम्स ले लिए, जैसे लायबिलिटीज में आपका कैपिटल और क्रेडिट। इधर हमने कैश लिया और स्टॉक कैश लिया 60,000। ये आ गई आपके एक सैंपल पीस में बैलेंस शीट, एक सिंपल सी बैलेंस शीट जिसकी दो साइड है, फर्स्ट लायबिलिटीज और सेकंड असेट्स। और आप देख रहे हैं बोथ साइड हमारी इक्वल। इसी बैलेंस शीट को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं।
जो भी हमारी एक्टिविटीज बिजनेस से रिलेटेड होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, उसे इक्वलाइज करके देखते हैं कि जब वो ट्रांजेक्शन्स का वर्क हमारे बैलेंस शीट में जाएगा तो वहाँ जाके इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे ये बैलेंस शीट हमारी बोथ साइड इक्वल है, यानी इधर भी 1 लाख टोटल है, इधर भी 1 लाख टोटल। ठीक है, अब इसी फॉर्म को हम आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हमने अभी बताया था, इसकी भी दो साइड होती हैं। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, हमने असेट्स और लायबिलिटीज के कुछ आइटम्स ले लिए, जैसे कैश और स्टॉक। इधर ले लिए हमने क्रेडिटर्स और पहले तो हमने ये बताया इक्वेशन मीन्स लायबिलिटीज इक्वल टू अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। ये हमने अभी आपको मीनिंग बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। अब हमने असेट्स के दो आइटम्स लिए, कैश और स्टॉक, और लायबिलिटीज के रूप में क्रेडिटर्स, कैपिटल को कैपिटल को पी। इससे पहले आप असेट्स के बारे में तो जान ही चुके हैं, ट्रायल बैलेंस में नेम ऑफ असेट्स बताए थे और लायबिलिटीज में भी नेम ऑफ लायबिलिटीज आइटम्स बताए थे। तो अब हम किसी बैलेंस शीट को शो कर रहे हैं जिसमें हमारा कैश था 40,000, स्टॉक था कैश था हमारा 60,000, स्टॉक था हमारा 40,000, इधर क्रेडिटर्स में हमारे 20,000 और कैपिटल थी 80,000। तो जिस तरीके से हमारी बैलेंस शीट इक्वल रहती है बोथ साइड, ऐसे ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स बोथ साइड इक्वल ईच टाइम या एवरी टाइम कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो, यदि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में उसे रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसका फाइनली इक्वेशन या बोथ साइड टोटल हमारा हमेशा इक्वल रहना चाहिए। तो अभी जैसे हमारा जो बैलेंस शीट की फॉर्म थी उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ले आए। अब हमने माना बिजनेस की कोई एक्टिविटीज, तो बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज होगी उसका इफेक्ट कभी तो बोथ साइड, यानी बिजनेस की कोई भी एक्टिविटीज है, जैसे कि हम ये कहें किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज हमने क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, इधर से हमारा कैश भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कभी क्या होता है कि यदि एक साइड डिक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड भी डिक्रीज हो जाएगी, और कभी एक साइड इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड भी हमारी इंक्रीज होगी, कभी तो टोटल बराबर आएगा। यानी माना कि कभी हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो इधर से हमारा कैश भी कम होगा, तो बोथ साइड हमारी माइनस हो गई यानी डिक्रीज हो गई। और कभी ऐसा भी होता है कि वन साइड ही इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, यानी हमने कोई परचेज किया तो हमारा कैश कम होगा बट स्टॉक बढ़ जाएगा, तो इसका इफेक्ट कभी तो बोथ साइड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन बोथ साइड इसका इफेक्ट, कभी इसका इफेक्ट वन साइड ही रह जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ, जैसे परचेज
और कैश रुपीज 10। ये हमारा एक है। हमने परचेज किया 10,000 का, तो हमारा कैश कम हो गया और स्टॉक प्लस। अब इसका हम इक्वेशन बनाएंगे। इधर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जीरो जीरो। आपने देखा हमारी ये ट्रांजेक्शंस एक्टिविटीज के रूप में हमने परचेज किया तो कैश मेरा कम हो गया। स्टॉक, ये स्टॉक में हमारा सेल और परचेज दोनों ही इंक्लूड रहते हैं, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, कैश हमारा कम हो गया। तो इसका इफेक्ट जो था वो वन साइड ही रहा। एक आइटम कैश के रूप में माइनस हो गया, एक आइटम स्टॉक कैश के रूप में प्लस हो गया और हमारा इक्वेशन क्लियर है, यानी इक्वल। कैसे? ये 50,000 हो गया, स्टॉक 40 से 50,000 हो गया, यानी ये माइनस हो गया 50,000 हो गया, ये प्लस हो गया 50,000 हो गया। यहाँ नो चेंज। ये जो मैंने ट्रांजेक्शन्स किया था उसका इफेक्ट वन साइड ही था। अब एक ऐसा ट्रांजेक्शन्स लेते हैं जिसका इफेक्ट बोथ साइड होगा, जैसे क्रेडिटर्स, रुपीज। दूसरा ट्रांजेक्शन था हमारा पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 20,000। इससे क्या हुआ? हमारा कैश माइनस, स्टॉक नो चेंज और इधर जो क्रेडिटर्स थे 20,000 के वो हमारे माइनस हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे, और इधर नो चेंज। अब हम इक्वेशन बना के देखते हैं। देखिए कैश हमारा रह गया 30,000, स्टॉक सेम वैल्यू। 20,000 क्रेडिटर्स को पे करने पर ये भी माइनस होकर जीरो रह गया और इधर सेम वैल्यू 80,000। अब देखो इक्वेशन, ये टोटल हमारा 80,000 और ये भी टोटल हमारा 80,000। तो आपने देखा किस तरीके से ये इक्वलाइज होगा। तो हमने दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट तो ये दिए जिसका इफेक्ट वन साइड ही रहा, यानी परचेज करने से कैश माइनस हो गया, स्टॉक हमारा प्लस हो गया। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि बोथ साइड इफेक्टेड हो, बोथ साइड भी इफेक्टेड होती है, वन साइड भी इफेक्टेड होती है। बोथ साइड कैसे इफेक्टेड हुई? सेकंड ट्रांजेक्शन में मैंने पे किया क्रेडिटर्स को, तो मेरा कैश माइनस हुआ, यानी असेट साइड डिक्रीज हुई, तो सेकंड साइड में डिक्रीज होगी। कैसे? क्रेडिटर्स को हमें 20,000 देना है, हमने दे दिए तो जीरो बैलेंस रह गया, यानी ये साइड उसकी क्रेडिटर्स की माइनस हो गई और कैपिटल हमारी नो इफेक्टेड, नो चेंज। फिर हमने टोटल किया फाइनल इक्वेशन के लिए, तो दोनों का टोटल मिला के हमारा 80,000, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, मीनिंग के रूप में इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल देके आपको क्लियर किया। अब इसका एक क्वेश्चन कराते हैं। हमें एक एग्जाम्पल के रूप में अपना ही क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे विदाउट बुक आपको क्वेश्चन करा, जैसे अभी एक एग्जाम्पल करा है, ऐसे आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लाइन करें, यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं।
फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा जिसमें ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, और असेट साइड को थोड़ा हम, ये तो हमारा पर्टिकुलर हो गया, अब बची जो हमारे साइड इसमें हम 3-4 साइज का असेट्स लेते हैं, और इस कॉलम से बचा हुआ छोटा, यानी हम ये मानकर चले कि हमने फर्स्ट अपना पर्टिकुलर ले लिया और जो साइड बची उसका 60% थोड़ा बड़ा असेट साइड को, क्योंकि लायबिलिटी साइड या कैपिटल साइड में आइटम्स कम होते हैं, असेट्स में ज़्यादा होते हैं, और इधर लिया हमने liabilities, प्लस ये हम एक फॉर्मेट के रूप में आपको एग्जांपल अपनी ओर से करा रहे हैं। इधर हमने ले लिया असेट्स में कैश, आइटम्स नहीं ले लिए, कैश, स्टॉक और फर्नीचर। ये तो अपनी ओर से ले लिए, और इधर क्रेडिटर्स, कैपिटल तो कैपिटल। अब हमने मेनी टाइप्स असेट्स के नेम ले लिए फॉर मनी अपनी ओर से, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, कैपिटल को कैपिटल्स कहते हैं। वैसे ये आइटम हम अपने क्वेश्चन से लिखते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए रहते हैं हमारे क्वेश्चंस में, जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए रहते हैं उन ट्रांजेक्शन से हम जज करते हैं कि उन ट्रांजेक्शन्स या क्वेश्चंस में कौन कौन सी असेट्स अपीयर हैं ऑलरेडी, उनमें से हम असेट्स को निकाल कर असेट्स में लिखते हैं, लायबिलिटीज को निकाल कर लायबिलिटीज में। लेकिन यहाँ पर तो हमने अपनी ओर से ले लिया, तो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट रुपीज 8 लाख। ये हमने ट्रांजेक्शन लिया, बिजनेस स्टार्टेड रुपीज 8 लाख, तो हमारा कैश में आएगा 1 लाख। बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो जो प्रोप्राइटर से ओनर होता है पहले इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो जब इन्वेस्ट करेगा तो वो कैश बॉक्स में आ जाएगा, उसके बाद वो परचेज करे या कुछ भी करे। स्टॉक हमारा इस समय 0 है, फर्नीचर भी हमारे पास 0 है, क्रेडिटर्स भी हमारा 0 है, और जब इन्वेस्ट करते हैं तो कैश में तो आ गया, बट उसे कॉल्ड करते हैं या इन्वेस्टिंग मनी जानते हैं कैपिटल से। आपने जर्नल भी किया होगा, स्टार्टिंग बिजनेस कैश अकाउंट ER2 कैपिटल, इसका रिलेशन 2 अकाउंट से है, एक तो कैश से है इसका रिलेशन, दूसरा कैपिटल से, तो बोथ साइड हमारी क्लियर हो गई। जिससे हम कह सकते हैं ये हमारा टोटल करेंगे, हर बार हमें टोटल करना होगा। टोटल किया तो हमारा ये 1 लाख है, और ये 0 रहा, ये भी 0 रहा, और ये भी। ये हमने इक्वेशन बना के देख लिया कि इक्वेशन हमारा क्लियर। अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन लेते हैं, वही परचेज फर्नीचर, और कैश रुपीज 2000। हमने फर्नीचर परचेज किया 2000, हमारा कैश माइनस होगा, माइनस में अमाउंट को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये हमारा सिंबल हो गया।
माइनस, भाई कुछ भी परचेज करेंगे हमारा कैश माइनस होगा, स्टॉक से कोई लेना देना नहीं अभी। फिर हमारे फर्नीचर जो खरीदेंगे, हमारे बिजनेस में 2000 रुपये का फर्नीचर आ जाएगा, यानी फर्नीचर दिखाई देगा, तो फर्नीचर में शामिल कर दिया 2000 कैश से माइनस कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर। अब इसका टोटल करके हर बार देखते हैं कि इक्वेशन हमारा क्लियर है। यहाँ पर लिखते हैं हम न्यू इक्वेशन कितना रहा, 98,000 प्लस 0 प्लस 2000, और इधर क्रेडिटर्स में कुछ नहीं, कैपिटल हमारा सेम वैल्यू। ठीक है, हमने जैसे पहले आपको एग्जाम्पल से क्लियर किया था, अभी हमने बुक का क्वेश्चंस नहीं लिया है, आपको पहले क्लियर कराना है। फर्स्ट हमने बिजनेस स्टार्ट किया, इसका रिलेशन कैश से और कैपिटल से था, अमाउंट बोथ साइड आके इक्वल करके हमने शो कर दिया एक इक्वेशन। फिर हमने परचेज किया फर्नीचर 2000 रुपये का, कैश माइनस हुआ, और फर्नीचर हमारा ये कैश तो डिक्रीज हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, वन साइड इफेक्ट, यानी इस साइड कोई इफेक्ट नहीं। अब हम एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट ₹20,000, ठीक है, परचेज ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो आप देखेंगे ऑन क्रेडिट परचेज करने से कैश तो अफेक्टेड नहीं होगा, यानी कैश में हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, और बट हमारा स्टॉक 20,000 से प्लस होगा, कैश हमारा नो चेंज, इंक्रीज होगा हमारा स्टॉक, तो हमने ये स्टॉक में लिख दिया। फर्नीचर नो चेंज, आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो इंक्रीज हो जाता है क्रेडिटर्स, कैपिटल नो चेंज। तो आपने देखा बोथ साइड हमारा इंक्रीज पॉइंट बना, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, इधर हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ। अब हम इक्वेशन बना के देखेंगे, अब यहाँ पर हमने माना कि अब हमारे आगे ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन। कैश तो हमारा उतना ही रहा 90, ये हो गया 20,000, ये हो गया 2,000, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल 1 लाख। देखिए हमने फाइनल इक्वेशन बनाया, ये फाइनल इक्वेशन, ये नो चेंज 98,000, इंक्रीज हुआ था हमारा स्टॉक 20,000, फर्नीचर ऑलरेडी हमारे पास 2,000 का था, वही टोटल रहा। इंक्रीज हमारे क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर्स हुए 20,000 और कैपिटल नो चेंज सेम वैल्यू। तो अब हम इसका टोटल करके देखेंगे, तो आप देखेंगे ₹1,20,000 लाइबिलिटी साइड और ₹1,20,000 हमारा असेट साइड, यानी बोथ साइड हमारी इक्वल हो गई, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन था। तो अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा, हमने ये स्पेसिमेन यानी नमूने के रूप में एक एग्जाम्पल दिया आपको क्लियर करना। इसका क्वेश्चन हम कल कराएंगे। ओके बाय, आज खबर यहीं पर समाप्त करते हैं।